Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 12th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसके एमसीक्यूज देखेंगे और 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होगा और ये सेशन 2023-24 के बच्चों के लिए है और ये पार्ट 1 रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके इंग्लिश में होना है। इससे पहले हमने हिंदी के एमसीक्यूज जो कि यही सारे सेम क्वेश्चंस थे ऑलरेडी बना करके डाल रखा है, इसे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे सारे एमसीक्यूज आपके इंग्लिश में होंगे। अगर आप हिंदी स्टूडेंट हो इंग्लिश में देखना चाहते हो दैट डजंट मैटर, आप देख सकते हो। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। सो हियर इज द फर्स्ट एमसीक्यू। नंबर 1 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। बोला जा रहा है कि भारत रत्न अवार्ड रिसीव करने वाले फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है। ऑप्शन है भूपेन हजारिका, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, थर्ड है बी आर अम्बेडकर, फोर्थ में आपका के एम मुंशी। तो याद रखेंगे भारत रत्न अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट की बात करेंगे तो आप ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी को लगाएंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड सी राजगोपालाचारी जो कि फर्स्ट रेसिपिएंट है भारत रत्न अवार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जिसको हम लोग PRI के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। PRI यूज्ड द पावर ऑफ विच कंट्री, इसका यूज किया गया किस कंट्री में, मैक्सिको में, फिनलैंड में, इजिप्ट में या ब्राजील में। तो याद रखेंगे PRI का जो संबंध रिलेशन है वो मैक्सिको से है, क्योंकि इस पार्टी की जो संबंध है यूज किया गया है वो मैक्सिको में यूज किया गया, ये बात याद रखेंगे। बट उसके साथ एडिशनली एक बात और बता रहा हूं, मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल हो जाएगा मैक्सिको सिटी। सो प्लीज ये सारी चीजें भी याद रखेंगे। आगे फिनलैंड जो कि आपका यूरोपियन कंट्री है, इसका कैपिटल होगा हेलसिंकी, हेलसिंकी। तीसरा आता है इजिप्ट जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। सो प्लीज कीप इन माइंड ये होगा अफ्रीकन कंट्री जिसका कैपिटल हो जाएगा कायरो, ठीक है। ये चीजें भी देखेंगे। ब्राजील लास्ट में यह आएगा आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था इंडिया में। सो प्लीज ये बात याद रखोगे। ऑप्शन में 1947 में, 1949 में या 1950 में या 1952 में। तो याद रखेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन की जब हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी लगाएंगे 1952। एक्चुअली अक्टूबर नवंबर जो है, अक्टूबर नवंबर 1951 में इलेक्शन स्टार्ट हो चुका था और ये एंड हुआ था फेब 1952 में, फेब 1952 में। लेकिन हम लोग अक्सर बोलते हैं 1952 में, इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन में ज्यादातर जगह पर 1952 को ही क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। इसलिए पहली जनरल इलेक्शन जो बोला जाता है वो 1952 का ही बोला जाता है। और उसके साथ साथ याद रखना है 1947 में हमें क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, आजादी मिली थी, फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंस। सो प्लीज ये बात भी याद रखोगे, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता हासिल हुई थी। 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, याद रखिए यह बात। कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में अडॉप्ट किए थे और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इंप्लीमेंट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था पूरी की पूरी कंट्री में। और आपका 1952 अभी देखा हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई थी। अब डेट की बात करेंगे तो 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। और 49 की जब बात करते हैं 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट का, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट करी थी, अडॉप्ट किया था, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और 1950 की बात करते तो 26 जनवरी की बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था, ये चीजें याद रखेंगे, लागू किया था। तभी हम लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक्चुअली में हम थी वर्ड यूज करें क्योंकि अभी भारतीय जनसंघ है नहीं, ये अभी बदल करके हो गया आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो अभी रूल कर रही है हमारे इंडिया में। तो भारतीय जनता पार्टी 1980s में ये क्या हो गया था, बदल करके आपका बीजेपी बन गया है, सॉरी भारतीय जनसंघ 1980s में बदल करके बीजेपी हो गया है। तो सवाल ये है कि इसके फाउंडर का नाम बताना, इसको किसने स्टार्ट किया था, फाउंड किया था। ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केशव बलिराम हेडगेवार, सुकुमार सेन या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखेंगे भारतीय जनसंघ की जो शुरुआत करी थी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के बारे में। अगला सवाल है नंबर 5 में, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। अभी जैसे बताया हमने कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है वो फोर्स में कब आया था, उसे लागू कब किया गया, इंप्लीमेंट कब की गई थी? ऑप्शन है 26 ऑफ जनवरी 1949 या 9 ऑफ दिसंबर 1948 या 26 ऑफ नवंबर 1950 या 26 ऑफ जनवरी 1950। तो याद रखेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट की बात करते हैं, इंप्लीमेंट की जब हम बात करेंगे तो ये आपका जाएगा 26 ऑफ जनवरी 1950 में, 26 ऑफ जनवरी 1950 में। तभी से हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हम क्या करते हैं, हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन 26 ऑफ जनवरी 1950। और जब वहीं पे हम अगर बात कर लें अडॉप्शन की, अगर हमने कि उसको अडॉप्ट कब किया था, तो अडॉप्ट के बाद आती है, हम ऑप्शन में लगाएंगे 26 ऑफ नवंबर, अगर इसमें है तो देख सकते हो 1949 में, 26 ऑफ नवंबर 1949, जो कि यहाँ पे नहीं है, 1949 है तो जनवरी ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पे नवंबर है तो यहाँ पे 1950 ऐड कर दिया गया है। तो याद रखेंगे अडॉप्शन हुई थी 26 ऑफ नवंबर 1949 को और इंप्लीमेंट की गई 26 ऑफ जनवरी 1950 को। अगला सवाल है नंबर 6 है, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला, गवर्नमेंट इन केरला इन 1957। हम 1957 की बात कर रहे हैं। 1957 में केरला में कौन सा पार्टी ने क्या किया था, सरकार बनाई थी, कौन सी पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, कहां पे, केरल में 1957 में। ऑप्शन है कांग्रेस ने किया था, सीपीआई ने फॉर्म किया था, या जनसंघ ने फॉर्म किया था, या फिर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने फॉर्म किया था। तो याद रखेंगे केरल में 1957 में आपका सीपीआई ने क्या करी थी, गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। और सीपीआई का फुल फॉर्म याद रखना आपने, कम्युनिस्ट होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये चीजें आप याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 1957 में केरल में गवर्नमेंट फॉर्म करी थी सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने फॉर्म करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि 1952 में जो चल रहा था, उसी टाइम पे द लोकसभा एंड द डैश, खाली जगह ब्लैंक दे रखी है, यहाँ पे फिल करनी है, इलेक्शंस वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। कहा यह जा रहा है कि 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन के साथ साथ जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, उसके साथ साथ और किस चीज का इलेक्शन साथ साथ चल रही थी? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन चल रहा था, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन चल रहा था, या प्राइम मिनिस्टर का, या राज्यसभा का? तो याद रखेंगे लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ 1952 में स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन साथ साथ चल रही थी। किसका? स्टेट लेजिस्लेचर्स। हर एक स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेचर होती है, तो उसका लोकसभा के साथ साथ चल रही थी। किसमें? 1952 में, यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं होगा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं होगा, और राज्यसभा का भी नहीं होना है। चलते अगले क्वेश्चन में। सो हियर इज द नंबर 8, वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द स्वतंत्र पार्टी वाज, यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके कुछ आइडियोलॉजीज यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इन आइडियोलॉजीज में देखना है कि वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल्स या आइडियोलॉजी कह सकते हो जो स्वतंत्र पार्टी का था। ऑप्शन में सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, या इकोनॉमी फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, या ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स विद इन द यूनियन। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर हम स्वतंत्र पार्टी के आइडियोलॉजीज या गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी होगा। वो क्या चाहते थे? इकोनॉमी फ्री चाहते थे। किससे? स्टेट कंट्रोल से। सो प्लीज कीप इन माइंड, आंसर विल बी इकोनॉमी फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay, the next question is here, number 9. Who won the second highest number of Lok Sabha seats in the first general election? बात करी जा रही है कि लोकसभा सीट्स के बारे में देखना है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कब हो रही थी? 1952 में, ठीक है। 1952 में लोकसभा तो चली रही थी, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर की भी इलेक्शन चल रही थी, बट हम बात करें भी लोकसभा का। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किसने क्या करा था? जीत के लाया था, किसने उसको अडॉप्ट करी थी? सेकंड हाईएस्ट नंबर। फर्स्ट में तो सबको मालूम होगा कांग्रेस था, फर्स्ट में सबको मालूम होना है कांग्रेस ने अकेले सबसे ज्यादा सीट हासिल करी थी, जो कि 489 सीट्स पे क्या होना था? इलेक्शन होना था, जिसमें से 350 यानी 350 सीट प्लस अकेले कांग्रेस ने क्या किया था? गेन किया था। बट हम बात करें सेकंड नंबर पे वो कौन सी पार्टी थी जो सबसे ज्यादा सीट क्या करा था? गेन करा था। क्या वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब तक बनी ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो बनी वो 1980s में आके बना था, क्योंकि यही बीजेपी पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी? वो तो ऐसे ही नहीं होगा। दूसरा है भारतीय जनसंघ, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इन तीन ऑप्शन में से कौन सा होगा? सो प्लीज याद रखेंगे वो पार्टी थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में लोकसभा में क्या किया था? सेकंड में सबसे ज्यादा सीट लेकर के आया था, और जो कि नंबर ऑफ सीट्स था वो 16, अकेले 16 सीट लेकर के आया था, जो कि दूसरे नंबर पे इसको काउंट किया जाता है, और पहले नंबर पे कांग्रेस हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। कब? 1952 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 में, व्हेन वाज द स्वतंत्र पार्टी फॉर्म्ड? स्वतंत्र पार्टी का कब गठन हुआ था, फॉर्म करी गई थी, कब फॉर्म हुआ था स्वतंत्र पार्टी का? 1960 में, 1956 में, 1959 में या 1957 में? सो प्लीज याद रखेंगे, स्वतंत्र पार्टी के जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, फॉर्म किया गया था 1959 में। और करा किसने था, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1959 में स्वतंत्र पार्टी का फॉर्म हुआ था, जिसको किया था सी राजगोपालाचारी जी ने, सी राजगोपालाचारी जी ने। ये बात याद रखेंगे, किस पार्टी का? स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ था, फॉर्म किया गया था 1959 को और करी गई थी सी राजगोपालाचारी जी के जरिए। चलिए, नंबर 11 इज हियर। ओके, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन? अगेन फर्स्ट जनरल इलेक्शन इज हियर, 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ। ठीक है, इलेक्शन हो गई, सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसने जितना गेन करा। ओके, उसके बाद जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, वो कौन बने थे? सरदार पटेल जी बने थे, या जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, या लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे? तो याद रखेंगे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। सो प्लीज याद रखेंगे। सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन हो जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। जहां तक हम सरदार पटेल की बात करेंगे, तो तब उस वक्त उस मिनिस्ट्री में ये होम मिनिस्ट्री का पद क्या कर रहे थे? डेजिग्नेशन संभाल रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन संभाल रहे थे, यानी राष्ट्रपति का। और जहां तक बात है लाल बहादुर शास्त्री का, तो जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 1964 में देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी क्या किए थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहे थे, वो अपना कार्यभार संभाले थे। दूसरे नंबर पे आए थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री कौन बन गए? लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। ये बात याद रखेंगे। सो अगला सवाल है नंबर 12 में, द यूज ऑफ ईवीएम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ईसी इन द लेट, ब्लैंक दे रखा है कि ईवीएम, सबसे पहले ईवीएम का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन। ये बात याद रखेंगे, जिसका काम क्या है? वोटिंग कराना। ठीक है, एक मशीन है जिससे हम क्या करते हैं? वोट्स को कास्ट कराते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था किसके जरिए? बाई ईसी। ईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जरिए क्या हुआ था? इस ईवीएम का इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। बट बताना ये कि वो कब हुआ था? 1980s में हुआ था, 1990s में हुआ था, या 2004 में हुआ था, या 1985 में हुआ था? सो याद रखेंगे प्लीज, 1990s में ईवीएम की जो शुरुआत की गई थी, इंट्रोडक्शन हुआ था किसके जरिए? ईसी के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए। वो 1990s में हुआ था। सो प्लीज कीप इन माइंड 1990s। अगला सवाल है नंबर 13, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन? शायद ये क्वेश्चन कॉपी हो रखा है, अभी हमने पहले इसको डील करा। तो याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो बना था पहले जनरल इलेक्शन के बाद, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो ये बात याद रखेंगे। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई कब थी? 1952 में, तब की बात करी जा रही है। सो अगला सवाल है नंबर 14, वन पार्टी डोमिनेंस इज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया? पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे हैं इंडिया में, ये शुरू से, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे फॉलो करी जाती है, इसलिए इनमें से बताना है कि वो कौन सा चार पॉलिटिकल पार्टी के बारे में दे रखा है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? वन पार्टी डोमिनेंस के रूप में क्या करते हैं? इसको रिलेट करते हैं। वन पार्टी डोमिनेंस, दैट मीन्स कि एक ऐसी पार्टी का नाम बताना है जो लंबे टाइम तक अपनी डोमिनेंस को बना के रखा था, अपनी जो भी उसको ताकत होती है, स्ट्रांगनेस होती है, वो लंबे टाइम तक बना के रखा था। वो कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि वो सीपीआई है, जो लंबे टाइम तक इंडिया में अपना प्रभुत्व जमा के रखा, अपनी डोमिनेंस जमा के रखा। या दूसरा वो जनसंघ है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, या वो आईएनसी है, या नहीं तो लास्ट में यानी कि एसपी सोशलिस्ट पार्टी है। कौन सा पार्टी है? तो याद रखेंगे, जब हम वन पार्टी डोमिनेंस की बात आती है, तो हमारे जहन में एक ही पार्टी घुसती है, और वो पार्टी होती है कांग्रेस। वो कौन सा पार्टी होती है? कांग्रेस, जिसे हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे आईएनसी के नाम से भी कह सकते हैं। तो वन पार्टी ऑफ डोमिनेंस की जब बात करेंगे, तो हम कांग्रेस को ही क्या करेंगे? टिक करेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 15 में, हु गिव द नेम ऑफ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू कांग्रेस? कांग्रेस को एक नेम दिया गया था अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, बट सवाल ये कि इस नाम को दिया किसने? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या सरदार पटेल ने, या पामर ने? सो प्लीज याद रखेंगे, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस को दिया गया था पामर के जरिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नाम देने वाले बंदे का नाम क्या है? पामर। सो प्लीज कीप इन माइंड, पामर। ओके, नेक्स्ट, here is the 16th question. Okay, when was the election commission formed in India? इंडिया में ईसी
इलेक्शन कमीशन का फॉर्म कब किया गया, उसका गठन कब हुआ था, जिसको हम लोग ECI के नाम से भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1949 को, या 9 नवंबर 1950 को, या 10 अक्टूबर 1949 को, या 25 जनवरी 1950 को। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर हम ECI की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपने डेट याद रखनी है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को ECI का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, द 17th क्वेश्चन इज हियर, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बन गया कब, 25 जैन 1950 को बन गया, ठीक है। अब इसका पहला कमिश्नर किसको बनाया गया था, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया किसको, सुकुमार सेन को, या SP सेन वर्मा को, या TN शेषन को, या T स्वामीनाथन को। सो प्लीज कीप इन माइंड, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, सुकुमार सेन। जहां तक बात है SP सेन वर्मा का, तो ये भी इलेक्शन कमिश्नर थे, बट ये बाद में बनाया गया था। फिर उसके बाद अगर हम TN शेषन की बात करेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो भी ये भी IAS के कैटेगरी में आते हैं, जो कि इसे जो है मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं बनाया गया था, बट इसे बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद जरूर दिया गया था। और लास्ट में T स्वामीनाथन की बात करेंगे तो इन्हें भी क्या बनाया गया, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, बट लेट बनाया गया था, बाद में बनाया गया था। बट अगर हम पहले, क्योंकि यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो सुकुमार सेन को लगाएंगे। और इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। प्लीज कीप इन माइंड। ओके, यहां पे आ रहा है हमारा नंबर 18, व्हाई डिड द इलेक्शन कमीशन कैंसिल द फर्स्ट वोटर लिस्ट। देखो ECI है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, वोटर लिस्ट वगैरह तैयार करना। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वोटर लिस्ट जो बनाया गया, उनको पहली बार में क्या कर दिया, EC ने उसको कैंसिल कर दिया। इसी ने क्या कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसे कैंसिल कर दिया। बट रीजन बताना है कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया था। रीजन देखते हैं, बिकॉज अबाउट 14 करोड़ मेन वर नॉट रजिस्टर्ड इन द लिस्ट। कहने का सेंस ये है कि क्योंकि 14 करोड़ मेन क्या था, उस लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं था, इस वजह से कैंसिल कर दिया गया। दूसरा बोले बिकॉज अबाउट 40 लाख वुमेन वर नॉट रजिस्टर्ड इन द लिस्ट। दूसरी बार कह रहा है कि क्योंकि उस लिस्ट के अंदर 40 लाख वुमेन 40 लाख जो औरत था उसका रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। या फिर बोल रहा है A and B बोथ आर ट्रू, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। या बोल रहा है A and B बोथ आर नॉट ट्रू, यानी पहली और दूसरी दोनों के दोनों रीजन सही नहीं है। तो ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर लगभग 40 लाख औरत का नाम, महिलाओं का नाम उस लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं था, उसमें शामिल नहीं था। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, पहली वोटर लिस्ट को कैंसिल कर दिया। सो प्लीज कीप इन माइंड। नंबर 19 कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट्स डिड द कांग्रेस गेट इन द 1952 लोकसभा इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। अगेन आ गया, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ, 1952 को, ठीक है। इसमें लोकसभा इलेक्शन तो हुआ ही, उसके साथ साथ आपका स्टेट लेजिस्लेचर्स भी चल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा के इलेक्शन में 1952 यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को कितना परसेंटेज वोट मिला था, कांग्रेस को कितने परसेंटेज वोट मिला। वो परसेंट 45% का था, या 65%, या 55%, या 35%। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें 1952 का और वोट गिनती करें किसका, लोकसभा का, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑप्शन ए होगा। उन्होंने 45% वोट क्या किया था, गेन किया था, 45% वोट गेन करे थी। बट अगर हम सीट के मामले में अगर बात करेंगे तो सीट इन्होंने 74% गेन करी थी। वोट कम लिया था और सीट ज्यादा लिया था। इसके पीछे का रीजन होता है कि हमारे इंडिया में इलेक्शन वोटिंग कराने का कुछ सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बट मैं वो अभी नहीं बताने वाला। बट इतना याद रखेंगे कि वोट जो मिला था वो एक्चुअली 45% और सीट जो मिला था वो 74%। अकेले किसने गेन करी थी, कांग्रेस ने गेन करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज के नेम दिया गया है। अब इसमें बताना है कि वो कौन सा कंट्री है जिसके पास एक पार्टी की सरकार वाली जो सिस्टम होती है वो नहीं है। क्या वो चाइना के पास नहीं है, या क्यूबा के पास नहीं है, या लाओस के पास नहीं है, या जर्मनी के पास नहीं है। तो याद रखेंगे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा, जर्मनी वन पार्टी सिस्टम वाली कंट्री नहीं है। जहां तक हम बात करेंगे चाइना बिल्कुल है, क्यूबा भी है, और जहां तक लाओस की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करने वाली कंट्री है। बट जर्मनी विल बी नॉट, यहाँ पे जर्मनी नहीं होगा। एंड एडिशनल एक बात बता रहा हूँ, चाइना एक एशियन कंट्री है जिसका कैपिटल है बीजिंग। चाइना एक एशियन कंट्री जिसका कैपिटल हो जाएगा बीजिंग। क्यूबा की जब बात करेंगे ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। क्या है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री जिसका कैपिटल होगा हवाना।
हवाना। इसको शुगर बॉल के नाम से भी जानते हैं, शुगर बॉल। शुगर बॉल इसका एक निक नेम है, ठीक है। चीनी का कटोरा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, क्यूबा को कहा जाता है। लाओस भी एक एशियन कंट्री जिसका कैपिटल है वियंतियान, वियंतियान। और जहां तक हम जर्मनी की बात करेंगे तो ये यूरोपियन कंट्री है, ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल हो जाएगा बर्लिन। सो प्लीज कीप इन माइंड, बर्लिन विल बी द कैपिटल ऑफ जर्मनी, सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट है 21st, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सो प्लीज याद रखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं। वॉज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन डैश, यहाँ पे ईयर बताना है, 4 साल दे रखे, 4 अलग अलग साल के नाम ये में नंबर दिए गए हैं, उसको बताना है यहाँ पर। बाय अ ग्रुप ऑफ यूथ लीडर्स हु वांटेड अ मोर इगैलिटेरियन कांग्रेस। यू नो, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक अलग पार्टी बनाया गया जिसका नाम था CSP, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसका फॉर्म कब हुआ था वो बताना है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर ही कुछ यूथ लीडर ऐसे थे जो क्या चाहते थे, थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को इगैलिटेरियन बनाना चाहते थे, कुछ ज्यादा ही समतावादी इक्वल टाइप बनाना चाहते थे। तो उस पार्टी का गठन, यू नो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर ही कब हुआ था वो साल बतानी है। 1934 को, 1948 को, या 1952 को, या 1959 को। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 1934 को उस पार्टी का गठन किया गया था, किसका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, कांग्रेस के अंदर ही कुछ यूथ लीडर्स के जरिए। सो प्लीज कीप इन माइंड 1934 विल बी द राइट आंसर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इज हियर, हु फॉर्म द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, यानी उसको फॉर्म किया था, या सरदार पटेल ने किया था, या डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, या आचार्य नरेंद्र देव ने करी थी। तो प्लीज कीप इन माइंड, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्म करी थी, डॉक्टर अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ओके, नेक्स्ट 23rd इज हियर, When did the central government dismiss the Communist Party of Kerala? बताना यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी CPI अपना सरकार बना के, अपना गवर्नमेंट बना के रखी थी कहाँ पे? केरल में। अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था। ये ईयर बताना है, बट मैं अभी नहीं बता रहा, वही बताऊंगा ही आगे चल के। बट यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने CPI की सरकार को क्या कर दिया? केरला में जो CPI सरकार बनी थी उसको डिसमिस कर दिया, उसको वहां पे डिसमिस जो है ना, वहां पे भंग कर दिया। ये कब किया था वो साल बताना है, 1956 में, 1957 में, 1958 में, या 1959 में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1959 में केरल में आपका क्या चल रहा था? CPI है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या करके रखा था, वहां पे गवर्नमेंट बना के रखी थी। बट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी क्या रखी थी? अपना सरकार बना के रखी थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 1959 में केरल की CPI सरकार को क्या कर दिया था? डिसमिस कर दिया था। बट इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। सो हियर इज द 24th question, you know, under which article of the constitution did the central government dismiss the communist party of Kerala? अभी जैसे हमने डील करा कि केरला में 1959 को CPI की सरकार को कांग्रेस ने क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। बट एक बात याद रखेंगे, अगर कोई भी सरकार या फिर कोई भी अगर इंडिया में काम होना है तो उसके पीछे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा रहता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई काम करते हैं। बट सवाल यहाँ पे कि केरला की जो CPI सरकार को उन्होंने डिसमिस करा 1959 में, तो उनमें से कौन सी आर्टिकल यूज करी गई थी पहले तो ये बताओ। तो ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है, या आर्टिकल 370। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 356 को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? केरला की CPI सरकार को डिसमिस कर दिया। अब आर्टिकल 356 ऐसा क्या कहता है? तो याद रखेंगे, आर्टिकल 356 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अगर ऐसा महसूस हो, ऐसा अगर फील करे कि उस पर्टिकुलर स्टेट पे गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है और वहां कुछ रेस्ट्रिक्शन पता चल रहा है, कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की सरकार को डिसमिस कर सकती है। ये इतनी पावर देती है किसने? आर्टिकल 356 में। इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। सो प्लीज याद रखेंगे, आर्टिकल 356 को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला की CPI सरकार को डिसमिस किया था। कब? 1959 में। और वो सरकार बनी थी 2 साल पहले ही, 1957 में ही, क्योंकि सेकेंड जनरल इलेक्शन तब चल रहा था। सेकेंड जनरल इलेक्शन, पहली जनरल इलेक्शन 1952 में चला और उसके 5 साल बाद 1957 में सेकेंड जनरल इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जिसमें केरला में क्या हुआ? CPI ने सरकार बना दी। बट उसके 2 साल बाद 1959 में आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने CPI सरकार जो केरला में चल रही थी उसको डिसमिस कर दिया, और उन्होंने यूज किया था आर्टिकल 356 को, जो कि एक
प्रेसिडेंशियल रूल, सॉरी प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखेंगे प्लीज। और जहां तक आर्टिकल 352 की बात है, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 370, तो इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको दे रहा हूं मैं। आर्टिकल 350 को नेशनल इमरजेंसी के तौर पर यूज किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी के तौर पे यूज किया जाता है। यानी इस केस में ये होता है कि अगर कोई दूसरी कंट्री अगर इंडिया पे क्या करे, हमला करे, तो आर्टिकल 350 को यूज करके पूरी कंट्री में इमरजेंसी क्या कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां तक आर्टिकल 360 की बात है तो इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है, फाइनेंस इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। इस कंडीशन में ये होता है कि पूरी कंट्री में या कंट्री के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अगर ऐसा फील हो जाए कि वहां पे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, वित्तीय संकट आ गया हो, यानी पैसे का लेन देन में पैसे में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर एरिया में या पूरी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 360 को क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। अगला है नंबर 70, सॉरी डी में 370 की बात करेंगे। तो 370 एक्चुअली में अभी अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है कि 370 जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी, बट अभी जम्मू कश्मीर स्टेट तो रहा ही नहीं, तो उसको स्टेटस कैसे देंगे, तो अभी यूटी में कन्वर्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि 370 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट पहले अगर हम पहले बात करेंगे 370 का क्या रोल था, तो उसमें याद रखेंगे जम्मू कश्मीर जो स्टेट था हमारा, उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। इस वजह से हम 370 को इंपॉर्टेंट मानते थे, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द आइडियोलॉजीज ऑफ भारतीय जनसंघ। अगेन भारतीय जनसंघ पार्टी अपने सामने दिख रहा है, जो कि आज का बीजेपी है, दोबारा कह रहा हूं, आज का बीजेपी है, भारतीय जनसंघ, ठीक है, जिसका जो फॉर्मेशन किया था वो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, ठीक है। अभी ये 1980s में आकर के बदल के ये पार्टी क्या बन गई है, बीजेपी बन गई है, और जो अभी रूल कर रही है, एक्चुअली में करंट में रूल कर रही है, और हमारे जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। तो खैर सवाल क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। भारतीय जनसंघ कह रहा है कि इनके कुछ आइडियोलॉजीज जो हमारे नीचे में दिया गया है, जो उन सारे के सारे आइडियोलॉजीज में शामिल नहीं है, इन चार में से कोई बताना, कोई एक ऐसा आइडियोलॉजी होगा जो भारतीय जनसंघ के आइडियोलॉजीज में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन, ये आइडियोलॉजी था क्या उसका। दूसरा कह रहा है इंटीग्रेटेड एंड मॉडर्न इंडिया बनाना, उसका आइडियोलॉजी था। या मेकिंग हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, ये उनके आइडियोलॉजी में नहीं था। या सपोर्ट फॉर मेकिंग कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और जो कल्चरल माइनॉरिटीज है उनको कोई भी कंसेशन नहीं देना चाहते थे, क्या ये उनके आइडियोलॉजी में शामिल नहीं था। तो यस, ऑप्शन ए बी सी डी में डी आपका सही होगा, क्योंकि वो कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी हो या कल्चरल माइनॉरिटी हो, किसी को किसी भी प्रकार का कंसेशन नहीं देना चाहते थे, ये आपके आइडियोलॉजीज में शामिल नहीं था भारतीय जनसंघ का। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो एंड होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बेटर चल रही है। आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, आप बेटर परफॉर्म करें, अच्छे से स्कोरिंग करें अपने एग्जाम में। और दूसरी बात ये कि अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर दूसरे को भी शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ दूसरे को भी शेयर करो। लास्ट में एक बात बता रहा हूँ, चैनल में वॉच टाइम आ रहा है, रियली आ रहा है, बट क्या है ना कि ज़्यादातर वॉच टाइम जो आ रहा है वो नॉट सब्सक्राइब का आ रहा है। मैं स्क्रीनशॉट डालना चाह रहा था बट अभी नहीं डाल रहा हूँ, एंड अगेन अगर आगे मिले तो मैं डालूंगा। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दे, देख तो रहे हैं मुझे मालूम है, बट क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।